नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार की सोसाइटी की दीवार गिरने की दुर्घटना में आज 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद हाहाकार मच गया। ये चारों लोग एक ही परिवार के थे। इनके नाम पप्पू, पुष्पेंद्र, पन्नालाल और अमित। ये सभी बदायूं के रहने वाले थे और नोएडा के जलवायु विहार के पास, सोसाइटी के पास के नाले पर काम कर रहे थे। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। घटना के बाद भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे, लेकिन भाजपा के विधायक पंकज सिंह शहर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने दूर से ही व्हाट्सएप और ट्विटर पे अपनी संवेदनाएं दे दी और उनकी खास सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी पंकुड़ी पाठक भी घटना पर पहुंचने के लिए मौजूद नहीं थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष राम कुमार तंवर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और उनके मृतक लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। लेकिन इस घटना ने अधिकारियों और काम करने के तरीकों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ इस परिचर्चा को करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, पंचायत 24 के संपादक देवेंद्र शर्मा जी हैं, भारत जागरूक संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्णवाल जी हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राम कुमार तंवर जी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। आज की शुरुआत हम राम कुमार तंवर जी से करेंगे। राम कुमार तंवर जी, आप भी वहां पहुंचे और आपने बहुत सारी मांगे की हैं, प्रेस रिलीज भी आपने भेजा है सबको। क्या है ये सब? आशु जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना उन परिवार वालों के लिए व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो साथी हमारे, जो मजदूर साथी हमारे जो घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मैं भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, आज सुबह सुबह नोएडा के अंदर एक दिल को दहलाने वाली घटना घटित हुई है। आखिर इस घटना के पीछे जो कारण है, इस घटना के पीछे जो आरोपी हैं, वो अब तक उनका पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? हमने एक ठेकेदार के ऊपर हमने एक ब्लेम लगा दिया कि ये सुंदर यादव ठेकेदार है जिसका यहाँ टेंडर था, उसके किन्हीं कारणों से यहाँ ये दुर्घटना हुई और हमारे 4 मजदूर भाइयों ने अपने यहाँ जो अपने मतलब प्राणों को खोया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ सुंदर यादव जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है नोएडा अथॉरिटी का, क्या वही इसमें आरोपी होना चाहिए? इसमें वो क्यों नहीं आरोपी होने चाहिए? वो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जिनके संरक्षण में ऐसे अनेकों ठेकेदार फल फूल रहे हैं, जो कानूनी तौर पे सुरक्षा के जितने भी साधन संसाधन उपयोग में होने चाहिए, उपयोग में लाने चाहिए, उनका कभी वो यूज नहीं करते। और क्या उनको पता नहीं था कि जो हम इतनी पुरानी दीवार के बराबर में हम एक नाले की रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो दीवार इतनी पुरानी है, मेरे ख्याल से नोएडा की सबसे पुरानी सोसाइटियों में से एक है जलवायु विहार। ठीक है, मैं यही रोक रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न मेरे को समझ में आ गया। मैं इस बात को राजेश बैरागी जी से पूछना चाहता हूँ। राजेश जी, ये जो बड़े सवाल हैं, बहुत सबकी अपनी अपनी एक इस मामले को लेकर राय है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये पता लगा कि मजदूरों ने भी ठेकेदार को बताया कि भाई ये दीवार हिल रही है, वहां के लोगों ने भी बताया कि दीवार हिल रही है, फिर भी ये हादसा हो गया या ये आपदा दुर्घटना हो गई। सबसे पहले तो मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपनी बात कहने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महाभारत में जो जिन्होंने गंगा से शादी की, शांतनु ने, जो राजा हैं, पहला पुत्र होने पर गंगा उसे अपनी धारा में प्रवाहित करा। ठीक है।
तो उस राजा का एक मित्र उनसे मिलने आए और उन्होंने राजा से कहा कि मैं आपके पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ। तो राजा ने कहा कि मृत्यु या हत्या? तो मित्र ने कहा कि यदि ये हत्या थी तो एक राजा होने के नाते आपने इसे रोका क्यों नहीं? तो उसने कहा कि यदि मैं रोक सकता तो तुम्हें प्रश्न करने का अवसर नहीं मिलता। तो मैं इसे हादसा नहीं कहना चाहूंगा इस घटना में। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये 4 मजदूरों की हत्या हुई है और हमें भविष्य में ऐसी हत्याओं के लिए देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये शहर बसे हुए 40 साल 46 साल हो गए 46 साल हो गए हैं जी। और इसके विभिन्न इलाकों में जो निर्माण है वो 40-40 साल पुराने हैं। उनका कोई संरचनात्मक ऑडिट प्राधिकरण की तरफ से प्रस्तावित भी नहीं है, कराया भी नहीं जाता है। तो ऐसी हत्याओं के लिए और मजदूरों को कीड़े मकोड़े की तरह मार दिए जाने की घटनाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जी कि उनको ऐसे ही मसल दिया जाएगा। और अभी तक मैं चेक कर रहा था कि थाना सेक्टर 20 के कंप्यूटर पर ये एफआईआर अपलोड नहीं हुई है अभी तक जी कि इसमें किसको आरोपी बनाया गया है। मैं बता देता हूँ, ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं मैं बता देता हूँ, 2 ठेकेदार सुंदर यादव और गुल मोहम्मद के खिलाफ सेक्टर 20 पुलिस ने आईपीसी की 304, 337, 338 जी और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 14A 14(1) जी, इसका मतलब इसमें नाबालिग भी था कोई। हाँ, 2 लड़के इसमें नाबालिग हैं, 15 साल और 17 साल। एक 15 साल का लड़का जिसकी मृत्यु हुई है और एक 17 साल। और जो ये गुल मोहम्मद है आसू भाई जो आप बता रहे हैं, ये ठेकेदार नहीं है, ये वो ठेकेदार है जो लेबर प्रोवाइड कराता है। मेन टेंडर पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर सुंदर यादव है। जी। और मुझे इसमें ये कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये सुंदर यादव कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कोई संबंधी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पारिवारिक रिश्तेदार हो सकता है, क्योंकि इस सुंदर यादव को पूरी पिक्चर से दूर करने की जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, इससे ये महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के संपर्क में है, चाहे रिश्तेदारी के नाते चाहे दोस्ती के नाते। तो इसको जो बचाने का जो काम, आप ये देखिए कि मैं सुबह 11:30 रामकुमार बजे तंवर जी मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा करें। आपने ये नहीं कहा कि ये भाजपा से संबंधित व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। पहले राजेश जी आप पूरा कर लीजिए अपना, फिर मैं दोबारा लाऊंगा सब। जी हाँ बोलिए। तो दरअसल जहाँ नोएडा में जितने भी नाले हैं उन सब में गाद भरी हुई है और इसलिए उनकी दीवारें उस गाद से रुकी हुई हैं। नहीं तो वो इतने कमजोर उनकी दीवारें हो चुकी हैं, 40-40 साल पुराने नाले हैं। और यदि उसके साथ कोई बाउंड्री खड़ी है तो वो भी उसके सहारे ही खड़ी है। उसमें भी पानी घुस चुका है, उनका प्लास्टर झड़ चुका है, उसमें पानी घुसता रहता है। और जैसे ही वो गाद वहां से निकाली गई तो सबका सपोर्ट खत्म हो गया, नाले की दीवार का भी सपोर्ट खत्म हो गया और चार दीवारी का सपोर्ट भी खत्म हो गया। इसके लिए प्राधिकरण का जो अभियांत्रिकी विभाग है उसको पहले उन सभी जगहों का संरचनात्मक जानकारी लेनी चाहिए कि यहाँ पर हम इसे साफ करेंगे तो साथ में दीवार भी तो साफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि दीवार में और गाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जी तो मैं इसी पॉइंट पे आपको रोक रहा हूं। मैं शैलेंद्र वर्णवाल जी को ला रहा हूं। शैलेंद्र जी, आप तो नोएडा अथॉरिटी से बहुत भिड़ते रहे हैं और काफी फेवरेट भी रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के। ये जो नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली है, मैं कल ही रितु महेश्वरी जी का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डाला कि महामाया फ्लाईओवर पे लाइटें लगा दी गई हैं और आज सुबह होते होते लाइटों के नीचे ये बदनुमा गंध घी से भरा चेहरा नजर आ गया नोएडा अथॉरिटी का, जहां पर
एक दीवार गिर जाती है, एक टेंडर हुआ नाली की मेंटेनेंस का, लेकिन उस मेंटेनेंस में वहां सुपरवाइजर भी खड़े होंगे, वहां पे लोग भी होंगे, और जब ये बात सामने आई कि दीवार हिल रही है तो भी कोई काम नहीं रोका गया। और अब जांच के नाम पे ढोल पीटा जा रहा है, और बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आंसू भाई, सबसे पहले तो जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है जी। उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी लोग घायल हैं और उनके लिए सरकार को भी और प्रशासन को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था, उचित व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो देखिए, इसमें एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजन, टके से भाजी टके से खाना। आप ऊपर से लेके नीचे तक ले लीजिए। नोएडा अथॉरिटी के पास वैसे तो कहने के लिए उत्तर प्रदेश के सबश्रेष्ठ इंजीनियर, सबश्रेष्ठ IAS अधिकारी बनाकर के प्राधिकरण में भेजा जाता है। इनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना सोच है, लेकिन सारे के सारे भ्रष्ट और आलसी। आप रातों रात देखिए, यहाँ पे जो इमरान कोर्ट के जो एपेक्स और सियाना के टावर खड़े हो गए, टावर खड़े होने के बाद भी ये सारे अधिकारी आंख बंद किए हुए थे, और सिर्फ सिग्नेचर का वो पैसे लेते हैं और कुछ नहीं, वो उठ करके जाते तक नहीं। नहीं, मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं शैलेंद्र जी कि उसी ट्विन टावर का केस अथॉरिटी हार जाती है, क्योंकि CEO को पता ही नहीं था कि वकील कौन है और कौन अधिकारी उसको देख रहा है। उनसे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अधिकारियों के पास हिस्सा पहुंच जाता है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लोग मरे जिए, आपको मालूम होना चाहिए था। नोएडा अथॉरिटी के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो खुद सुपरटेक से बोल रहे थे कि भाई ऐसा टेक्नोलॉजी दो कि आपका ये बिल्डिंग को हम गिराया जाए। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं, यहाँ जो उसी को लेकर के आ रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि ना तो इनके पास इच्छा शक्ति है, ना काम करने का मतलब है, सिर्फ इनका एक ही मतलब होता है कि यहाँ से धन अर्जित करो, 2-4 फ्लैट बना लो, और कुछ नहीं है। इस मामले में भी वही चीज है, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये दीवार पुरानी है, ये सारे फैक्ट्स हैं, और ये जो आपका जो सोसाइटी जलवायु विहार जो बनाया गया, तो वो अथॉरिटी के द्वारा ही बनाया गया, तो कोई उसमें बिल्डर, उसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, उसमें बाद में आपके जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीजें जो आ गए हैं वो अलग इशू है, लेकिन इसमें देखने का काम किसका है? अभी वर्षा ऋतु हो रही है, हो रहा है, तो नालियां साफ की जा रही है, तो ये तो हर जगह का साफ होगा। इनको पहले ये देखना चाहिए कि जो दीवार जो है वो आपका स्ट्रांग है या नहीं है। जैसा कि आप कह रहे थे कि पहले से भी मजदूर जो है वो बोल रहे थे कि ये दीवार हिल रही है, वहां के कुछ निवासियों को भी मालूम था, तो ये जो निवासी थे उनके प्रति भी जवाबदेही बनती है कि अगर ये दीवार हिल रहा है या कुछ हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि नाले के ऊपर है तो वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, किसी और के ऊपर गिरेगा। तो इसमें वहाँ के जो नागरिक है उनको भी संवेदनशील होना चाहिए था। नहीं, संवेदनशील क्यों? हाँ, मैं बरमाल जी यही सवाल पूछ रहा हूँ, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये जो ये RWA है, जिन्होंने 4 दीवारी बना रखी है और वो इसको देख नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे जिम्मेवारी सबके ऊपर है, अथॉरिटी के ऊपर भी है, जो कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर भी है, जो RWA जो है उनके ऊपर भी है, क्योंकि वो सभी से जुड़ा हुआ ये मामला है। ठीक है, अब मैं देवेंद्र शर्मा जी को ला रहा हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, मैं इसमें किसी राजनीतिक बात को नहीं लाना चाहूंगा, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ प्लानिंग और शहर बसाने के काम ऐसे लोगों को दे दिया गया है जिन्होंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। हमने इस बारिश में बेंगलोर में अच्छे भले पॉश एरिया के अंदर नाव चलती देख ली है। अगर मैंने 4 दिन पहले लिखा था कि भगवान अगर तुम ऐसी बारिश यहां भी कर दो दिल्ली NCR में, तो कम से कम ये नाले साफ तो हो जाएंगे जिनके अंदर गाद गिरी हुई है, क्योंकि इन लोगों से नहीं होगी। अगर भगवान बारिश कर देते तो ये नाला अपने आप साफ हो जाता, या दीवार गिर जाती, कम से कम ये मजदूर नहीं गिरते। ये जो प्लानिंग का जो सबसे बड़ा जो हमारी ये अर्बन प्लानिंग है और जो ये अधिकारी हैं, इन पे कब हम बात करना शुरू करेंगे? ठेकेदार को मुकदमा कर दो, बाकी चीज कर दो, किसी को तो बलि का बकरा बनाएंगे, मगर जो असली कल्प्रिट है प्लानिंग इंजीनियर, वहां प्रोजेक्ट इंजीनियर ने देखा होगा ना, जब नाले की सफाई के लिए बात चल रही होगी, मेंटेनेंस के लिए बात चल रही होगी, 92 लाख का टेंडर है, तो उससे पहले रिपोर्ट गई होगी कि ये दीवार भी कमजोर है।
अगर नाला साफ होगा तो दीवार गिरेगी, या पहले दीवार बनवाई जाए तब नाला बनेगा, या दीवार तोड़ के नाला बनाया जाए, ऐसी कोई बात, ये सब बातें क्यों नहीं होती हमारे यहाँ? आशु जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जी जी, इन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है जी। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि जो इस घटना में घायल हुए हैं उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ। आप कह रहे थे सर कि अभी हमने देखा था बेंगलोर जैसे पॉश एरिया में किस तरह से हालात। देखिए सर, हम लोगों ने एक डिबेट की थी और उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब जब किसी पद पर उस पद से के अयोग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाता है तो वहां प्लानिंग में यही गुल खिलते हैं, यही हालात सामने आते हैं। एक दूसरी और मैं बात कहता हूं कि अभी आपने कही कि 92 लाख का टेंडर और 4 लोगों की मौत, यहाँ पर महत्वपूर्ण टेंडर था सर, लोगों की जिंदगी से शायद लोगों को या संबंधित अधिकारियों को इतना वास्ता नहीं था। आज मेरी भी इस घटना को लेकर कई लोगों से चर्चा होती रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही बेबाक अंदाज में कह दिया कुछ लोगों से कि भैया ठेकेदार जिम्मेवार है, ठेकेदार को देखना नहीं चाहिए था। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा शर्मा जी जरा आप विचार तो कीजिए, क्या आप इस व्यवस्था से वाकिफ नहीं है? जब कोई टेंडर होता है तो एक चेन होती है सुपर से लेकर लोअर तक, और टेंडर होने के बाद किस तरह से कमीशन खोरी होती है, क्या होता है, और अगर ठेकेदार उन शर्तों को न माने तो 6-6 महीने तक उसके पेमेंट नहीं होती है। तो सीधी बात है, यहाँ पर मुनाफा ठेकेदार देखेगा। ठेकेदार को यह भी पता होगा कि जहां जोखिम में तुम अपने मजदूरों को उतार रहे हो या जो सुपरवाइजर है वो उतार रहे हैं, वहां उनकी जिंदगी को खतरा है। लेकिन यहाँ जिंदगी और मुनाफे में ठेकेदार ने या संबंधित अधिकारी ने या जो वहां ऑब्जर्वर खड़े थे उन्होंने मुनाफे को चुना। सर लेबर है, लेबर तो बेचारे को क्या पता, उनको तो हमेशा रिस्क से लेकर के काम करना होता है, वो काम उन्होंने यहाँ भी किया। ऐसा थोड़ी है कि यदि ठेकेदार या ऑब्जर्वर अथॉरिटी यहाँ पर उनको सुरक्षित गार्ड दे देती, तो उनकी व्यवस्था इस तरह की करती कि ऐसा हादसा ना हो, वो मना थोड़ी करते कि इस व्यवस्था में काम नहीं करेंगे। वो तो कहते कि अभी ये सारे उपकरण हमें दीजिए, लेकिन उनकी बेचारों की मजबूरी है क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें तो पैसे चाहिए और पैसे के लिए उन्हें वो खतरा मोल लेना पड़ा। दूसरी बात ये है सर कि कहते हैं कि व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। रक्षाबंधन पे, बीते रक्षाबंधन पे ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल यही हादसा हुआ। बरसात से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नालों में भरी सिल्ट को साफ करने के लिए मजदूर लगा करके ठेकेदार को ठेका दे दिया और उसको सफाई कराने लगे। सफाई करा रहे थे, नाले के ऊपर जो स्लेब पड़ी हुई थी बिल्कुल जर्जर हालत में थी और 6 फुट 7 फुट या 10 फुट गहरे नाले में उतर करके मजदूर सफाई कर रहे थे। उनके ऊपर वो सिल्ट पूरी स्लेब लेंटर टूट के गिर गया, 2 की मौत हो गई थी इसमें। तो इस बात को तो मैं कहूंगा इसको मौत या हादसा ना कहा जाए, इसको 304 जो कानून धारा है गैर इरादतन हत्या, तो ये बिल्कुल नहीं 304 ही लगी है, लेकिन 304 लगी है ठेकेदार पे। मैं कहता हूँ उसमें देखिए सर, इस चेन में हायर से लेकर लोअर तक दोषी है, तो इसमें सेलेक्टिव अप्रोच ना लगी जाए। क्योंकि एक बात बताइए, फौज की आर्मी का बड़ा अफसर भले ही बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन यदि नीचे का उसका अधीनस्थ गलती करता है तो जिम्मेवारी वह भी लेता है। ठीक है, मैं यही रोक रहा हूँ नहीं बचा। एक बात और मैं कह रहा हूँ सर, एक बात और जहां तक अभी कह रहे हैं कि ये हादसा, सर ये तो ट्रेलर हम लोग देख रहे हैं। इस तरह की नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो कितनी ही दीवारें खड़ी हैं। आप देखिए हर सेक्टर से लगाए गांव है और गांव के लिए ना कोई प्लान है ना कुछ है। खुदा न खास्ता 4-4 उसकी इंच की दीवार पर 6-6 मंजिल खड़े हैं। सहाबेरे की एक घटना हुई थी, उस घटना ने पूरे प्रशासन शासन के हाथ पर हिला दिए। लेकिन हमारे देश में क्या है, वक्त ऐसा मरहम है कि वक्त बीतने के साथ सब घाव भर जाते हैं। एक सहाबेरी हुई, सबको दर्द हुआ, लेकिन उससे कोई सीख नहीं ली, व्यवस्था वही की वही है। ठीक है, अब मैं रामकुमार तंवर जी को लाऊं। रामकुमार तंवर जी, इस पूरी घटना में बात यही है कि ठेकेदार से लेके और अधिकारी तक सब शामिल है, जिन्होंने टेंडर निकाला, जिन्होंने टेंडर दिया, जिसने टेंडर लिया, और जो सुपरवाइजर अथॉरिटी का सुपरवाइजर वहां पे होगा इस पूरे काम को होने के समय, उसने भी देखा होगा। अब मेरा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो आप यहाँ का जो विपक्ष है वो कहाँ होता है? आपके यहाँ से चुनाव लड़ा पंखुड़ी पाठक जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे, बहुत बड़ी दावेदार थी पंकज सिंह के खिलाफ कि हाँ भाई भाजपा के खिलाफ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारे काम करेंगे।
मैंने ये मान लिया कि पंकज सिंह तो साहब राजा साहब हैं, जीत गए, सारी बातें हैं, सारी बातें मान ली। विपक्ष के नेता कहाँ हैं? क्या ये काम सिर्फ जिला अध्यक्ष का रहेगा? कहाँ है विपक्ष के नेता अथॉरिटी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इन बातों के लिए कि ये कहाँ है नियम, कहाँ सुरक्षा के नियम है, कहाँ जो है बातें हैं नियम जो आपके चीजें हो रही हैं? अब सिर्फ जांच के नाम पे ठेकेदार को बलि का बकरा बना के सब साफ निकल जाएंगे, तो कहाँ है इसके लिए विपक्ष? देखिए आशु जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन समझिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी। उसके बावजूद भी मैं रात लेट नाइट में लखनऊ से आया, हमारी पीसीसी में वहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे मीटिंग थी हमारी। जी। मैं लेट नाइट में आया, टीवी के द्वारा, न्यूज के माध्यम से मुझे खबर मिली कि ऐसे घटना नोएडा में घटित हो गई है। आप विश्वास कीजिएगा, मेरी उठने की स्थिति नहीं थी, मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि 6.5-7 घंटे का सफर करके मैं सुबह पहुंचा हूँ। मैंने तुरंत सुबह नहा धो के और मैं तुरंत वहां पहुंचा हूँ मौके वारदात पे जहाँ ये घटना घटी थी। मैंने जैसी जिस स्थिति में मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा, आप समझ सकते हो कि मेरी अंतरात्मा हिल गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने वो सीन देख के ना, मैं मतलब अब भी मैं बात कर रहा हूँ, आपको वो बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले महेश शर्मा पहुंचे और मैं पहुंचा। अब देखिए, महेश शर्मा तो सांसद है, आने वाला समय 2024 का है, उन्हें तो ज्यादा जागरूक वो है। अब पंकज सिंह क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि वो जनता के बीच में जाते नहीं है, पब्लिक उन्हें तब भी वोट करती है, वो विधायक हैं और राजा के बेटा हैं, आपने स्वयं कहा है। तो जो ये पंखुड़ी पाठक है, ये क्यों नहीं आई? एक मैं बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी मीटिंग थी लखनऊ में, हमारे ज्यादातर नेता सब लखनऊ में थे। मैं बाय रोड गया था, बाय रोड में रात को ही वापस आ गया। तो क्योंकि हमारे आपने देखा भी होगा, हमारे बहुत से नामचीन चेहरे ऐसे कांग्रेस के आज इस धरना प्रदर्शन में नहीं आ पाए थे, जो शुरुआत, क्योंकि मैंने ये इंतजार नहीं करा कि हमारे संख्या बल पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा कर्तव्य मानवता के नाते ये बनता था कि मुझे खबर का पता लगा तो मैं तुरंत वहां पहुंचा। हमने वहां जाके अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया, वहां हमारे 20 से 25 कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। हमने अपनी बात एज ए विपक्ष हमें जो उठानी चाहिए थी हमने उठाई। हमने जो मृतक परिवार है उनके लिए 50 लाख का मुआवजे की मांग उठाई। हमने जो घायल हमारे जो मजदूर भाई है उनके लिए इलाज के लिए 20 लाख रुपए का हमने उनको आर्थिक सहायता के लिए बात उठाई। हमने कहा कि जितना भी इलाज में खर्चा हो वो नोएडा अथॉरिटी उठाए, फ्री में उनका इलाज हो। हम इन सब चीजों को लेकर हमने वहां अपनी शासन प्रशासन से, हमने पुलिस से भी हमने ये मांग करी कि खाली जो गुल मोहम्मद है उसको गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, आप सुंदर यादव जी को भी गिरफ्तार करिए जो ठेकेदार हैं। और सबसे अहम जो इसमें सबसे अहम बात यह है कि नोएडा अथॉरिटी के वो जो वहां अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उन पे भी मुकदमा दर्ज करें। और 304 का नहीं, 304 का 302 का मुकदमा, इसमें मैं कहता हूं कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा अभी भी आपसे एक सवाल है राम कुमार तंवर जी, आप 4 बजे तक, जहां तक मेरी सूचना है, आप 4-4:30 बजे तक वहां रहे हैं सुबह से जी। आपकी नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा वो वहां 4-4:30 तक भी नहीं आ पाई। अभी तक उनकी कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय ट्विटर पे एक ट्वीट होने के। कल की क्या प्लानिंग है उनकी? नहीं, देखिए वो प्लानिंग हमारी या फिर देवेंद्र शर्मा जी जो कह रहे हैं कि हम सब लोग घटनाओं के बाद एक आध दिन उन्हें भूल जाते हैं, तो इसी बात का इंतजार है। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि वहां पंखुड़ी पाठक आई है या नहीं आई है। नहीं, मुद्दा है, देखिए वोट मांग रही थी वो जनता से। नहीं, आप समझिए मेरी बात आजू भाई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इतने संवेदनशील हो गए हैं, यहाँ के विधायक जिन्होंने यहाँ की जनता को गुमराह करके अपना वोट पा लिया, विधायक बन गए, आज वो जनता के बीच से नाराज है। एज ए विपक्ष कांग्रेस पार्टी आज भी पहले सर ऐसे तो महेश शर्मा भी पहुंचे हुए हैं ना वहाँ, वो तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष से। सर महेश शर्मा के अलावा कौन था? सर जिलाध्यक्ष उनका नहीं था। सर जिले के अंदर महेश शर्मा ही भाजपा है भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये भाजपा का ये तो कल्चर है। यहाँ मोदी ही पूरे देश में, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस में सर, मैं यहाँ पर मैं तंवर साहब को रोकता हूँ। देखिए आपकी बात, पहली बात तो ये मुद्दा राजनीति का है ही नहीं। देवेंद्र जी, फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ कि
अगर बड़ा पहुंच गया तो कहते हैं कि छोटे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हाँ। महेश शर्मा एक बड़ा व्यक्तित्व है बीजेपी के अंदर। हाँ। अगर कहीं किसी स्थिति पर जिलाध्यक्ष पहुंचते और महेश शर्मा एब्सेंट होते तो इनका यह आरोप बिल्कुल सही होता। नहीं, मैं इसीलिए इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब से। मैं देवेंद्र शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं। देवेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी में संगठन बड़ा है, प्रत्याशी या व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं है। हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी का वहां कोई भी अध्यक्ष वहां पहुंच जाता है तो वो अपने आप में बड़ा है। संगठन हमारे कांग्रेस के अंदर बीजेपी की तरह कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। आप देखेंगे कि नहीं, एक मिनट मैं अभी वही लाऊंगा। मैं राम कुमार तंवर जी से भी जानना चाह रहा हूँ। तंवर जी, जब हम वोट देते हैं तो हम संगठन को वोट नहीं देते हैं, हम उस व्यक्ति हम उस व्यक्ति को वोट देते हैं जो हमसे कहता है कि मैं 5 साल आपके लिए काम करूंगा, हारूं या जीतूं। आप जीतने पे काम की बात नहीं करते। तो आपने उनकी बात मानी कहां? अरे सर सुनिए, तो आपने उन्हें कहां वोट दिया? अरे सर एक मिनट सुन लीजिए। 13,000 वोट लिए हैं वो, अभी 13,000 वोट है उनके। हाँ जी सर। जी देखिए, ये आसू भाई, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है ये भी। देखिए सुनिए, कांग्रेस का प्रत्याशी आया नहीं आया, कांग्रेस के संगठन के नाते मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहूं। जी बिल्कुल। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रही थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन के लिए हम लोग सब वहां इकट्ठे हुए थे। वहां हम सब लोग वहां थे क्योंकि वो महिला है, आने जाने में इतने फास्ट नहीं है जितने हम लोग, क्योंकि हम तो रात को ही वापस चल दिए थे, हमें रात में आने में दिक्कत नहीं है। वो सुबह चली है, वहां से शाम तक वो पहुंची है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त कर दी है ना। अब ये मुद्दा कहाँ है? अब मैं कहूँ कि मैं रोक रहा हूँ आपको। सुनिए, बीजेपी का महानगर अध्यक्ष जो यहाँ का लोकल है, जो धंगेल से है, गुप्ता जी, वो क्यों नहीं आए? ठीक है, अब मैं अभी ठीक है मैं राजेश बैराग जी एक मिनट छोड़ दीजिए अब। हाँ राजेश जी, मैं अब आपको ला रहा हूँ। राम कुमार तंवर जी कह रहे हैं भाई हमारी तो जो प्रत्याशी हैं वो महिला हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई भागदौड़। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। तो मैंने मान लिया कि भाई पंखुड़ी पाठक जी को थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए। चूंकि महेश शर्मा आ गए तो पंकज सिंह जी नहीं आएंगे। नहीं, मैं छूट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आशु भाई, आप गलत वो ना करें। मैं छूट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखिए, इतना हमें तो ये पता नहीं था कि सुबह दीवार गिरेगी और 4 किसी को भी नहीं पता, आप बताइए ना। अगर हमारा प्रोग्राम, आप पता कर लीजिए कि हमारा प्रोग्राम कल लखनऊ में था या नहीं है। आपने मेरी खबर, आपकी मेरी खबर भी आई होगी आपको। बिल्कुल। मैं एक मिनट राजेश जी से सवाल पूछ रहा हूँ। राजेश जी, हमारे यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। इस चक्कर में नोएडा अथॉरिटी जैसे निरंकुश पूरे प्रशासन पर, जो किसी की सुनता नहीं है, ना सत्ता की सुनता है ना विपक्ष की सुनता है, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में तो सवाल कर लेते हैं, वहां सवाल नहीं करते। ऐसे में सवाल नोएडा अथॉरिटी पर कौन पूछेगा, जब ना विधायक हैं ना विपक्ष से है। आप और हम बात कर रहे हैं, राम कुमार तंवर जी भी पहुंच गए और भी कुछ लोग वहां पहुंचे हैं और बातें हो रही हैं, लेकिन अथॉरिटी की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? सबसे पहले तो मैं पंखुड़ी पाठक के पक्ष में उतरता हूँ। अच्छा। कि उनको पार्टी ने पंजाब की जिम्मेदारी दी, तो नोएडा छोड़ दिया जिम्मेदारियों में नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया। अब आपको मुद्दे पे आओ। दूसरी बात यह है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई विशेष प्रतिक्रिया मेरी निगाह में नहीं आई है। हो सकता है उन्होंने प्रतिक्रिया दी हो। जी। मुद्दा यह है कि एक दीवार गिरने के बाद ही हम क्यों डिबेट करते हैं, क्यों हम मजदूरों के परिजनों को मुआवजे की मांग करते हैं, क्यों हम जांच की बात करते हैं। जी। जब किसी इस्पा में यह व्यापार को पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद अगले दिन से
सारे इस्पाओं की जांच होने लगती है। जिस दिन किसी स्कूल की दीवार गिर जाती है, फिर सारे स्कूलों की बिल्डिंगों की जांच होने लगती है। बिल्कुल। जिस दिन किसी नाले की दीवार गिर जाती है, उस दिन सारे नालों की जांच शुरू हो जाती है। यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सहूलियत की राजनीति है, हम अथॉरिटी पे सीधे सवाल नहीं करते। अथॉरिटी, दरअसल अथॉरिटी यहाँ का वैष्णो देवी का मंदिर है जी। वहां पर सभी लोगों को मत्था टेकना की परंपरा है, उसके खिलाफ सवाल नहीं उठाना है, ये यहाँ के कल्चर में है जी। यहाँ अथॉरिटी का जो कार्यालय है सेक्टर 6 में जी, वो यहाँ पिछले 40 वर्षों से लोगों की आजीविका का साधन बना हुआ है। जो राजनेता है वही ठेकेदार भी हैं, वही ठेकेदार हैं, वही दलाल हैं। रामकुमार तंवर जी मुझे क्षमा करेंगे जी। मैं यहाँ की टोटल राजनीति प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथ में है। उनसे आप सवाल उठाने की अपेक्षा करते हैं जी। राजेश जी, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग काम नहीं करता। आप नहीं आपकी नहीं कर रहे। मैं आपसे क्षमा मांग चुका हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग चुका हूँ कि यहाँ की राजनीति प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथ में है जी। और नोएडा को मैं हमेशा राजनीतिक रूप से अनुपजाऊ भूमि मानता हूँ। बिल्कुल। मैं 30-35 वर्षों से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। मैंने आज दोपहर भी ये लिखा कि नोएडा अथॉरिटी में जी, पिछले 40 वर्ष में जितने लोग भर्ती किए गए स्थायी लोग, उनमें से आधे से ज्यादा रिटायर हो चुके हैं और प्राधिकरण का विस्तार 100 गुना हो चुका जी। प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का, रखरखाव क्षेत्र का, क्योंकि म्युनिसिपल एमिनिटीज की भी जिम्मेदारी इसी अथॉरिटी की है। यहाँ कोई नगर निगम या कोई स्थानीय निकाय जो जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित हो वो नहीं है। बिल्कुल। स्थायी कर्मचारियों की संख्या आधी हो चुकी है और क्षेत्र का विस्तार कई गुना हो चुका है। बिल्कुल। अब यहाँ पर संविदा पर कार्यरत लोग हैं और संविदा पर कार्यरत लोग दोनों हाथों से धन उलेचने में अपने लिए और अपने अधिकारियों के लिए, जिनका वरदहस्त उनके ऊपर है, उनके लिए काम कर रहे हैं। कोई वहां जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। दीवार गिर जाए या लाल किला गिर जाए, आप किसी को पकड़ नहीं सकते हैं जी जी, क्योंकि वहाँ संविदा के लोग बैठे हैं। जेई है संविदा का है, वो मैट है संविदा का है, सुपरवाइजर है संविदा का है, ठेकेदार तो संविदाकार होता ही है। वहाँ सब संविदा पर बैठे हैं और वो कैसे खुलेआम लूट मचाने में लगे हुए हैं और उन पर कोई जिम्मेदारी, ज्यादा से ज्यादा उनको जो है वो संविदा खत्म कर दी जाएगी, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, मैं जी यहीं रोक रहा हूँ आपको। शैलेंद्र वर्णवाल जी, आप अब इस पूरी चर्चा में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अथॉरिटी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, कोर्ट केस भी चल रहा है आपका, और राजनीतिक तौर पे आपने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। रामकुमार तंवर जी मेरे से सहमत होंगे, ठीक है ना। और अब आप फिर से जो है समाज सेवी बन गए हैं, सारी पार्टियों को चेक करके। समस्या ये है कि अथॉरिटी के खिलाफ राजनीतिक दल अगर परस्त हैं तो समाज सेवी जो है यहाँ के, वो कहाँ है? नहीं, जो समाज सेवी है वो अपना जो भी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से अपना काम करते रहे हैं, क्योंकि समाज सेवी अगर या तो फिर वही हो गया कि या तो टेंडर उठाए सेक्टर को या फिर राजनीतिक पार्टी का दलाल बन जाए। वही नोएडा में जितने भी एमआरपी वाले संस्था, उनका काम यही है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज देखना होगा, जैसे राजनीतिक बातें चल रही थी और मैं अभी समाजवादी पार्टी से मेरा जुड़ाव था कुछ समय पहले तक, तो समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, आप नोएडा को यूपी का गेटवे मानते हैं जी जी, तो क्या इनके पास इतनी विधायक तो है कि यहाँ पे एक एमएलसी आप चुन करके दे सकते थे नोएडा गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में ठीक है यहाँ से विधायक नहीं मिला यहाँ आपको, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से जो एमएलसी वगैरह जो होते हैं, है ना, तो वहां पे आप चुन सकते थे, भेज सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी मैं वही कहता हूँ, राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी हो, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबका एक ही पर्पज है कि यहाँ से नोएडा से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, चाहे वो प्रत्याशी के माध्यम से हो
चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के माध्यम से। उनका किसी कोई भी डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं है। यहाँ जो भी विकास हो रहा है उस पर कोई सुपरवाइजिंग नहीं होती है, चाहे वो बंगाल कोर्ट का मामला ले लीजिए, या फिर ये दीवार की मामला ले लीजिए, या फिर डंपिंग ग्राउंड का मामला ले लीजिए। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है एक इनका मास्टर प्लान आ रहा था नोएडा अथॉरिटी का जी, आपकी जनसंख्या घनत्व को लेकर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, और वो आया, उस पे उन्होंने आपत्तियां मांगी और किसी ने आपत्तियां शायद नहीं दी। नहीं, हाँ। ये जो आया था, पहले भी आए होंगे, क्योंकि हम 5 साल से ही नोएडा शहर में, उसके पहले क्या हुआ उसको मुझे ना मालूम है, ना उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया था तो वहाँ पे 2 बार इन्होंने आपत्तियां लगाई थी। इन्होंने क्या किया था, रेसिडेंशियल एरिया को इन्होंने बढ़ा दिया था, ट्रांसपोर्ट एरिया को कम कर दिया था। तो इन्होंने एक बार आपत्ति निकाली थी, उस पर हम लोगों ने घनघोर विरोध किया था और वो पारित नहीं हो पाया। वो सपा काल का था। उसके बाद फिर बीजेपी जब आई, फिर से वो उन्होंने आपत्तियां मंगाई थी। वहां पे भी उन्होंने वोटिंग करा दिया था। उसके लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ 3 लोग हम लोग पहुंचे थे, और वो भी हम लोग के ऊपर इतने खतरे होते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पहुंचे थे। अब पूरा बिल्डर और अथॉरिटी अपना नेक्सस वहां पे कराया हुआ था। उन्होंने लास्ट में उन्होंने वोटिंग कर दिया था, फिर वोटिंग के हिसाब से काम उन्होंने उनके पक्ष में चला गया। हम भी सरेंडर कर दी, क्योंकि लोकतंत्र है, उसकी सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये रोक रहा हूँ आपको, मैं देवेंद्र जी को ला रहा हूँ। देवेंद्र जी, जो लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र, इसमें क्या सही बातें दब जा रही हैं? जैसा कि शैलेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि वहां पर ठेकेदार, अथॉरिटी, सबका एक कंसोर्डियम था और ये उसमें कमजोर पड़ गए। तो क्या ये जो टेंडर्स होते हैं ये सब इसी तरीके से, इसीलिए इसमें नियमावली नहीं देखी जा रही, इसमें प्रोस एंड कॉन्स नहीं देखे जा रहे, इसमें ये भी नहीं देखा जा रहा कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो क्या रिपोर्ट दे रहा है, या दे रहा है तो उन्होंने देखा भी नहीं है, बस खाली रिपोर्ट लगा दिया, कागज पूरे हैं। आंसू सर, मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने अभी छोड़ा था। जहां भी आप बात कर रहे थे कि नियमावली ना देखी गई, नियमावली की देखने का विषय रह कहाँ जाता है। जब शाहबेरी कांड हुआ था, यानी कि मुझे लगता है इस जिले का एक ऐसा पहला खतरनाक संकेत था जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भविष्य को इंगित करता है कि संभल जाइए, वरना हालात क्या हो सकते हैं। तो सबके हाथ पैर फूले, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी, विशेष रूप से नोएडा प्राधिकरण, क्योंकि नोएडा का ही एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा है, वहां समस्याएं ज्यादा है सर। उन्होंने गांवों को लेकर कहा कि एक नियमावली लेके आएंगे, क्योंकि ऐसी इमारतें गांवों के अंदर बहुत अधिक है, और वह समस्या यह है कि यदि कोई हादसा खुदा ना खास्ता हो जाए तो वहां रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नोएडा की स्थिति ज्यादा भयावह लगी, और कहा कि एक नियमावली लेकर आएंगे। मुझे नहीं पता प्राधिकरण नियमावली लेकर आया तो उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक विषय है, आप चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्यों ये नेक्सस बन जाता है। देखिए सर, जब हित एक जैसे हो जाते हैं तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। नोएडा को आप इसके मूल को समझिएगा सर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, इन सब की बात नोएडा है। नोएडा का जब उदय हुआ तो इसका एक उद्देश्य था कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर हम औद्योगिक विकास करेंगे, और एक ऐसा औद्योगिक मॉडल लेके आएंगे जो एक शानदार हो, और जो एक दिखे कि भी हाँ हम औद्योगिक विकास करते हैं। 10-12 साल तक या 20 साल तक, 90 तक नोएडा उस पर चला। लेकिन 1990 के बाद, अगर मैं गलत नहीं तो राजेश जी इसको और स्पष्ट कर पाएंगे, नोएडा प्राधिकरण अपने उद्देश्य से भटक गया और नो प्रॉफिट नो लॉस की जगह मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस की पॉलिसी पर चला गया, और यहां से यह औद्योगिकरण की जगह तेजी से हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स और आपके नगरीकरण की दिशा में बढ़ गया। जब नगरीकरण की दिशा में बढ़ा तो प्राधिकरण के अंदर बिल्डर्स का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। और जब बात मुनाफे की आती है सर, तो देखिए एक बात कहूं, सिर्फ प्राधिकरण को अगर कोई सही डील करता है तो बिल्डर अपनी तरीके से चल लेते हैं। सर मैं एक मिनट, हाँ एक मिनट के लिए रोकूंगा। एक बात मैं कह दूं फिर आपकी बात। जी सर, प्राधिकरण वह एक अवतार है जो अपने 16 कलाओं में पारंगत है। जो भी आप कह रहे थे ना कि हर राजनीतिक दल वहां जाकर किस तरह हो जाता है, तो प्राधिकरण पर वह सारी कलाएं आती है, किस दल के नेता को, किस विरोधी को कैसे संतुष्ट करना, कैसे झुकाना, सारी कलाएं। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सवाल नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में यह भी है कि अगर नोएडा प्राधिकरण 16 कलाओं में इतना ही पारंगत है तो 7-8 साल हो गए नोएडा प्राधिकरण का
जो नया ऑफिस बन रहा है वो आज तक पूरा क्यों नहीं करा पाया? सर मेरी कलाई पारंगत का अर्थ जरा समझिएगा, यहाँ मैं मैं कहाँ कह रहा हूँ, यानी कि मैं आप कह रहे हैं ना, चाहे वो सपाई हो, भाजपाई हो, सामाजिक कार्यकर्ता कौन हो, सब बड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद टेम्पर बिल्कुल लगभग। सर एक बार बताऊं, मैंने भी प्राधिकरण को बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कवर किया है और मैंने देखा है सर, और क्या क्या वहां खेल हो जाता है, कैसे कैसे हो जाता है, बाहर लाल आंखें कैसे अंदर नीली हो जाती हैं, ये मैंने बिल्कुल देखा। मुझे बड़ा शौक होता था ये चीजें देखकर। ज्यादा मैं कुछ अब क्या कहूँ, थोड़ा कहना और अधिक समझना बस। जी ठीक है, मैं अब इसको जो है समाधान की तरफ चलते हैं, क्योंकि आरोप तो हमने बहुत लगा लिए और आरोपों से कुछ होने भी नहीं वाला। तो समाधान की शुरुआत हमारे राजकुमार तंवर भाई से करते हैं। रामकुमार भाई, ये बताइए कि अभी जो स्थिति है, करना तो नोएडा अथॉरिटी को ही है, एक नाला और एक दीवार गिर गई, आगे की दीवारें ना गिरे, इसके लिए करना क्या है? विपक्ष के तौर पे आप क्या तैयारी करेंगे? नोएडा अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, या सत्ता पक्ष को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये सब चीजें रुकें? क्योंकि ये तो एक दीवार गिरी है, कल को कहीं भी दीवार गिर सकती है। नहीं, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो जो आज का जो विषय है, जो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, हमें पहले उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि अब उनके परिवार का क्या होगा। देखिए, गरीब आदमी थे, मजदूर लोग थे, इतने बड़े परिवार से नहीं होंगे। मैं निश्चित तौर पे जो मजदूरी कर रहा है वो नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूं। जी, मैं आपको अपडेट कर दूं कि नोएडा अथॉरिटी के ने प्रेस रिलीज भेजी है सबको, मीडिया को, उसके अनुसार मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, और वो 5-5 लाख रुपए जो है ठेकेदार की तरफ से दिए जाएंगे। सर, इसमें अथॉरिटी कुछ नहीं दे रही है। जी सर, ये तो आदेश पारित कर दिया ना अथॉरिटी ने। हाँ। ये ठेकेदार पे एक तरह से आप समझिए कि ठेकेदार को आदेश कर दिया कि आपको ये करना है। अथॉरिटी की जेब से तो कुछ नहीं गया इसमें। आप ये समझिए कि 4 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने अपने आदेश कर दिया कि भाई उनको देंगे। या एक आदमी की जान की कीमत, और जो नोएडा जैसे शहर के लिए, जो नोएडा में रहता हो, उसके लिए 4 लाख रुपए की जो मदद है, क्या ये पर्याप्त है? इसी के काउंटर करते हुए मैंने ये मांग उठाई थी कि 50 लाख रुपए कम से कम एक मृतक परिवार को दिया जाए, और 20 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाए जिसका वो मजदूर साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो आप ये देखिए ना, ये कितना भद्दा मजाक है कि 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का जो ये एक बहुत छोटा सा, मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता किसी आदमी के साथ। इतनी दुख की स्थिति में आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम आप कर रहे हैं। कम से कम इतनी संवेदना होनी चाहिए आपके अंदर कि कम से कम आप इतना पैसा आप इतना ही कह देते कि उनकी बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी, उनके हमने कोई एक ऐसी सरकारी नौकरी या संविधान नौकरी हमने एक उनके परिवार को दे दी, है ना। जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था ऐसी कर दी जाती, उनके बच्चों के लिए शिक्षा दे दी जाती, जिससे कि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने, है ना। आपने उनको गड्ढे में दबाने का काम किया है। बिल्कुल। मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, एक फिल्म आई थी जॉली LLB, आपको याद होगी, आप तो फिल्में बहुत देखते हैं। तो उसमें एक सीन था कि जब वो गाड़ी चढ़ जाती है तो उन्होंने एक आदमी को ही गायब कर दिया, मतलब वो आदमी था ही नहीं रिकॉर्ड में, उसको मृतक दिखा दिया, वो आदमी जिंदा था और वो वापस कहीं गोरखपुर वगैरह चला जाता है पूर्वांचल में। और ये सदानंद मिश्रा, हाँ जी, मतलब नाम कुछ भी रख लीजिए। तो यहाँ भी ये समस्या है कि यहाँ सारे बेचारे जो मृतक हैं, जो भी लोग हैं, ये सब लोग एक परिवार के हैं और बदायूं के। और मैं रामकुमार तंवर जी की इस बात से सहमत हूँ कि 5 लाख के मुआवजे से आप किसी की जिंदगी का मोल तो नहीं दे सकते। और हम लोग पूंजीवाद और समाजवाद की बातें करते हैं, लेकिन जब सही में संवेदना दिखाने का वक्त आता है तो सरकारी तंत्र हमारा 5 लाख जैसी रकम को देकर किसी की जान की कीमत मान लेता है। सबसे पहले तो मैं अपनी बातें 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत रखूंगा जी। सबसे पहले तो मुआवजा शब्द जो है, कंपनसेशन, उसे अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में उसका है प्रतिकर जी। दरअसल ये शब्द जो है मुआवजा ही रखते हैं ताकि सबकी समझ में आता है वो। नहीं, प्रतिकर भी कर लिया, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जी जी जी।
दरअसल ये शब्द किसी की कीमत नहीं देता जी। इसका मैंने डिक्शनरी में मैं गया तो मैंने ढूंढा कि इसका वाजिब अर्थ क्या है। तो उसमें था कि ये प्रतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति है, लेकिन ये उसकी कीमत नहीं। ठीक है, तो कीमत कैसे मिले? ये क्षतिपूर्ति भी कैसे मिले? नहीं, अभी हम उधर ही आते हैं। हाँ। कि किसी का बेटा, भाई, पति, पिता चला गया है जी। और वो आपकी लापरवाही से गया है जी। आपकी साजिश से गया है। हाँ। आप चूंकि एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसे वो जानता नहीं है कि उसे उस जगह घुसा देते हैं काम करने के लिए जो खतरे की जगह है। यदि वो दीवार हिल रही थी और नाला तब भी सफाई कराना तुरंत जरूरी था तो उसके साथ बल्लियां लगाकर दीवार को सपोर्ट दे दी जाती है जिससे कि वो गिरती नहीं है। ये टेक्निकल चीजें हैं जिन्हें अभियांत्रिकी विभाग को वहां पर और ठेकेदार को पहले से करना चाहिए था। हाँ। ऐसा करते भी हैं जगह जगह, यहाँ नहीं किया गया। तो वो करने से दीवार गिरेगी नहीं, चाहे वो नीचे से पूरी खोखली हो जाए, वो उधर नहीं गिरेगी जिधर मजदूर काम कर रहे हैं। मेरा मुद्दा अभी सिर्फ जो है ना, एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। तो सबसे पहले तो इस जो मुआवजा राशि जो मांगी जा रही है, जो रामकुमार तंवर जी ने कहा 50 लाख दीजिए, जो भी मैक्सिमम दिया जा सकता है उनको देकर उनके परिवार की रक्षा की जाए, ये तो है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अथॉरिटी में जितने पद सृजित हैं उनके विरुद्ध उतनी ही नियुक्तियां स्थायी तौर पर की जाए ताकि लोग जवाबदेह हों। हाँ। तीसरी बात यह है कि जो एक दिन हमारी आपकी इस डिबेट में योगेंद्र नारायण जी ने कहा था कि अथॉरिटी के जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि इसमें 4 लोगों को जनप्रतिनिधियों को रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जनप्रतिनिधि पत्रकार, वकील, नेता सब हो सकते हैं। बिल्कुल। उनकी अविलंब नियुक्ति की जाए ताकि वो ऐसे हादसों के लिए पहले से जनता के विचार लेकर और अथॉरिटी को सूचित करते हैं, सतर्क करते हैं। इसके लिए रामकुमार तंवर जी से मैं आग्रह करूंगा, वो जिलाध्यक्ष हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के, बिल्कुल, उनको दलीय भावना से ऊपर उठकर सभी दलों के साथ इस तरह का एक अभियान चलाना चाहिए और इस पर पत्र व्यवहार करना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि ये 4 लोग। और चौथी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि ऐसे हादसों के बाद और शहर के विस्तारीकरण को देखते हुए यहाँ नगर निगम की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ प्राधिकरण को अब केवल विकास कार्य, जैसे गाजियाबाद में है जीडीए विकास कार्य करता है और नगर निगम उसका फिर बाद में रखरखाव करता है। प्राधिकरण के पास वो संसाधन ही नहीं है जिनसे वो दोनों काम कर सके। ये दरअसल रखरखाव का मामला है। रखरखाव में विकास कार्य नए कार्य का करके आप छोड़ देते हैं, उसके बाद उसका रखरखाव मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस के लिए मैं इसी में एक बात जोड़ रहा हूँ। आज ग्रेटर नोएडा में कुछ आरडब्ल्यूए ने इस बात पे आपत्ति जताई कि प्राधिकरण के ऑफिस में अब किसी भी काम के जाने के लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा और वो पास भी महीने में 5 ही बार बन सकता है अधिकतम आपका। यानी कि अगर नेता जो है 10 लोगों की समस्या को लेकर जाना चाहे तो वो 5 ही बार जा पाएगा। ठीक है जी। आप जो बात कह रहे हैं नगर निगम रख रखाव, अगर अथॉरिटी के अंदर नगर निगम की परंपरा या पॉसिबिलिटी ना भी हो तो कम से कम आरडब्ल्यूए, आशु जी, ये एक्ट ये एक्ट सरकार का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्ट में संशोधन किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी क्षण किया जा सकता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रावधान नहीं है तो हो नहीं सकता। जी जी, प्रावधान हो सकता। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ कि प्राधिकरण अगर नगर निगम को पैरेलल नहीं खड़ा करना चाहता तो कम से कम वो यहाँ जो आरडब्ल्यूए हैं उनको नगर निगम के पार्षद की बराबर की शक्ति तो दे दे जी। बात तो वही है ना। और जो गांव है उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सर गांव में भी आरडब्ल्यूए की तैयारी की जाए ना सर। वही तो गांव में भी, गांव में भी विकास समिति हो सकती है, उसके प्रतिनिधि हो सकते हैं। नहीं, ग्राम को भी आप बांट दीजिए सेक्टर में कि ये आपका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगा। प्रधानी वैसी होती है, वही तो है प्रधानी। तो ये बहुत जरूरी है। मैं इसी बात को अब शैलेंद्र वर्णवाल जी से लाना चाह रहा हूँ। शैलेंद्र जी, ये तो जैसे मुआवजे की बात है या ये जो सब तय करने की बात है, ये हमारे यहाँ अधिकारी
तय करते समय इतना गरीबों के प्रति निर्मम कैसे हो जाते हैं कि बस 5 लाख का मुआवजा दे दिया जाए, वो भी ठेकेदार से, और हमारी जिम्मेदारी खत्म। ये ठेकेदार को बचाने का प्रयास है। जी जी जी, ये कीमत है, ब्लड, रखिए। बिल्कुल ब्लड बनी है। ठेकेदार से हाँ। पैसा दिलवाने का मतलब है कि उससे सहानुभूति का पात्र बना देना। जी 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 नोएडा में जो रिप्रेजेंटेशन है, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव जो है जी जी, वो कम है, या तो हाँ। विधायक या सांसद है, हाँ, या हाँ। फिर जो आरडब्ल्यू वगैरह के हैं वो उनका ठेकेदार वो आपका अथॉरिटी में चलता है, वही रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते हैं। जी जी जी, हमने इसके लिए नगर निगम के लिए जब यहाँ पे मेरठ कमिश्नर ने यहाँ पे मांगा था कि आप अपना सुझाव दें कि यहाँ पे नगरीय व्यवस्था की जाए या ना की जाए, तो हमारे संगठन ने इसकी समर्थन किया था कि यहाँ पे नगर निगम की बनाया जाए। जबकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कई संस्थाएं ऐसी थी जो मीडिया में तो वक्तव्य दिया था कि यहाँ पे नगर निगम बनना चाहिए, लेकिन अथॉरिटी को अंदर से लेटर दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारा टेंडर वंडर वगैरह यहाँ पे आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो उठा लेते हैं, उनके फायदे हैं। यानी जनता का जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए उसके सही नुमाइंदे यहाँ पे नहीं है। जैसे आपने पहले ही बोला कि विधायक जी जो थे वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको मालूम है कि हम नहीं भी रहेंगे, जो हमारे जो आरडब्ल्यू वगैरह के जो लोग हैं वो सारे चीज मैनेज कर देंगे। वो लखनऊ है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था होनी चाहिए जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कोर्ट खुद संज्ञान ले। जब आप नोएडा गौतम बुद्ध नगर की मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे अथॉरिटी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई, बन गया, उनके पैसे भी पहुंच गए, बिल्डर के पास जो है बिल्डर उनके पैसे पहुंचा दिए, लोग विदेश भाग करके चले गए, कोई प्राधिकरण का अधिकारी अभी तक है ना पकड़ा नहीं गया, कोई कार्रवाई प्रॉपर नहीं हुई। तो इसमें एक ही रास्ता है कि कोर्ट खुद अपना इसमें संज्ञान ले। ठीक है, ठीक है, मैं इसको क्लोज करूंगा। टाइम क्लोज हो रहा है सर। नहीं सर, टाइम क्लोज हो रहा है, कट हो जाएगा, टाइम क्लोज हो रहा है। मैं देवेंद्र शर्मा जी रहा हूँ। शर्मा जी 30 सेकंड के अंदर इसको क्लोज कीजिए प्लीज, कि आखिर अब समाधान कैसे हो, ये जो संवेदनशीलता की जो कमी है इसको कैसे खत्म करें अथॉरिटी के अंदर। देखिए सर, मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूंगा कि हम लोग एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां हमारी संवेदनाएं भी चेहरा देख करके आती है। जी जी, यहाँ 4 मजदूर मरे हैं, ये देखिएगा, एक सप्ताह अगर मुद्दा बना तो बड़ी चीज है, वरना मुद्दा ही खत्म होगा। जी जी, अगर खुदा न खास्ता ये दीवार मजदूर न दबके इस हादसे में कोई ऐसा व्यक्ति चपेट में आ जाता जो प्रभावशाली होता, तो इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी बदल जाती। बिल्कुल, यदि साइरस मिस्त्री दुर्घटना में मारे जाते हैं तो अगले दिन नितिन गडकरी पूरे देश के लिए पिछली सीट पर बेल्ट लगाने का आदेश जारी अनिवार्य हो जाता। वही मैं कह रहा था सर। जी जी सर, यहाँ किसी सक्षम व्यक्ति का कुत्ता भी दब जाता ना सर, तो प्राधिकरण की भी चूल हिलती और यहाँ हम एक प्रतिक्रिया भी दूसरे तरीके की देखते हैं। तो एक तरह से तो हमारी ये चेहरा देख करके प्रतिक्रिया देखना है वो बदल जाए, और दूसरा ये प्लानिंग स्तर पर भी इसमें बदलाव होने चाहिए। प्राधिकरण नगरीय विकास और औद्योगिकरण को लेकर इतने बड़े काम को हाथ में लेकर मुझे लगता है कि अब प्राधिकरण उस सक्षम स्थिति में नहीं है कि नगरीय विकास भी देख पाए, वह गांवों का भी विकास देख पाए, और वह मेंटेनेंस भी देख पाए, और औद्योगिकरण को भी वो साथ ठीक है। मैं इसको यहीं रोकते हैं जी। मैं आज इस परिचर्चा को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी में रोकना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग अभी बात कर सकते थे, लेकिन आज के जो 3 मुद्दे हैं, प्राधिकरण, इस बहाने प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठने जायज हैं और इसको अब विस्तार देने की जरूरत है। प्राधिकरण सिर्फ कॉलोनाइजर की भांति नहीं, इसको देखभाल करने वाली एक संस्था के तौर पे भी बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, विपक्ष की तौर से भी और राजनीतिक सत्ता पक्ष के तौर से भी, ताकि ये जो 5 लाख के मुआवजे के नाम पे लोगों को टरका देने की, गरीब आदमी को टरका देने की मांग है, या जो हमारे लोग कह रहे हैं कि अगर कोई अमीर आदमी मर जाता, जनप्रतिनिधि मर जाता, तो शायद ज्यादा की बात नहीं होता, हादसा हो जाता, तो हमारी संवेदनाएं बदल जाती है सर चेहरा देखकर। तो ये अथॉरिटी जी इस पूरे प्रकरण के लिए अथॉरिटी मुख्यतः जिम्मेदार है और उसके अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, और सत्ता पक्ष को इसके लिए नए उत्तरदायित्व को महसूस करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी चाहिए। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं। आशु जी, इसमें और अच्छा होता अगर आप किसी बीजेपी के साथी को भी आप मैं क्लोज करूंगा, मैं फोन पे कर लूंगा आपसे बात। धन्यवाद, क्योंकि वो आए नहीं आज। हाँ, तो इसके आज हम परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।
कल फिर किसी नए परिचर्चा के समय नए मुद्दे पे नई परिचर्चा करेंगे नए लोगों के साथ। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।